सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवार्ड्स क्या क्या मिले थे, क्या क्या हुआ था, हंगर कैसे, क्या हंगर उसमें था, कैसे हार्डशिप था और क्या क्या पॉपुलर रिवार्ड्स थे उस समय के, ठीक है ना। तो हम लोग यूरोप में कैसे क्या क्या हुआ था तो उसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। कैसे हंगर वहाँ पे आया, भूखमरी हुई, हार्डशिप आया और फिर पॉपुलर रिवार्ड्स भी आए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि द 1830s वर ईयर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द यूरोप। तो देखिए 1830 का जो ईयर था, मतलब 1830 का जो ईयर था मतलब बोल सकते हैं 1830 से लेके 40 तक का, ये जो 20 के ईयर थे, इसके 20 के 1830 के बाद वाले सभी ईयर, ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया था, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन बेकार ख़राब हो गया था वहाँ का, ठीक है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर यूरोप। तो पूरे यूरोप में The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population all over Europe। तो जो 19th century का जो फर्स्ट हाफ था, तो इस ईयर में क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन था यूरोप का वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था। इस वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप भी बढ़ सकता था। तो इस वजह से भी इकोनॉमिक हार्डशिप वहाँ पे बढ़ा हुआ था। और इसके बाद से इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हुआ था कि जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया जाता था, लोगों को खोजा जाता था कई अलग अलग कंट्रीज़ में। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स, खोजने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा लोग थे क्या करने के लिए, ऑफ जॉब्स के, एम्प्लॉयमेंट के लिए। सभी लोग क्या कर रहे थे, खोज रहे थे कि हमें कहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिले, कहीं पे हमें जॉब मिले, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हुआ कि पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेट टू द सिटीज़ और लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो जो रूरल एरिया का जो पॉपुलेशन था वो क्या करने लगा, माइग्रेट करने लगा। मतलब रूरल एरिया से लोग क्या करके माइग्रेट करके सिटीज़ के पास जाने लगे, स्लम्स के पास, ओवर क्राउडेड एरिया के पास जाने लगे। इसके साथ क्या हुआ था, फिर स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे टाउन्स में ऑफन फेस्ड विद स्टीफ कंपटीशन। जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में वो क्या करने लगे, फेस करने लगे कुछ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड वर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस दैन ऑन द कॉन्टिनेंट। तो देखिए क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे, जो भी हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर थे, उन्हें कुछ कंपटीशन फेस करने लगा किससे, जो इंपोर्ट आ रहे थे, जैसे चीप मशीन, सस्ती मशीनें आ रही थी, कहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक है। तो इनसे उन्हें क्या करने लगा कि मतलब कुछ कंपटीशन फेस करने लगा। जैसे कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस समय हो गया था, एडवांस क्वालिटी की ऑन द कॉन्टिनेंट में, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था बहुत ही अच्छे से हो गया था। बट हमारे जो कंट्री था, जो वहाँ का कंट्री था जैसे कि यूरोप में, तो वहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कुछ कंपटीशन फेस करने पड़े, जो भी इम्पोर्ट्स हो रहे थे इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ अभी देखें तो दिस वॉज स्पेशली सो इट इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा अगर स्पेशली देखा जाए तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज़्यादा इसे देखा जाता है। विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्सली मशीनाइज्ड। तो क्या था कि जो ये सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता था, स्टीप कंपटीशन। तो सबसे ज़्यादा स्टीप कंपटीशन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में देखा जाता था। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन क्यों देखा जाता था, क्योंकि ये जो टेक्सटाइल होता है मेनली हर एक घर पे आता है कि एवरीवन यूज्ड टू वियर टेक्सटाइल्स, ठीक है। सो इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा क्या देखना पड़ा, स्टिप कंडीशन, मतलब कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ा। इसके साथ साथ इन दोज रीजन, ऐसे एरिया में ऑफ यूरोप के where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligation। तो क्या हुआ, उस समय क्या हुआ था, यूरोप में
कई तरीके के अरिस्टोक्रेसी लोग थे जो इंजॉय करते थे पावर का। कैसे पावर का इंजॉय करते थे? पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। तो और जो पीजेंट्स थे, वहाँ के जो भी फार्मर्स थे, वे क्या करते थे? वे इसके अंदर एज अ बर्डन अपने आप को झेल रहे थे और स्ट्रगल करते थे। किसके लिए? जो भी ड्यूज थे, ऑब्लिगेशन लगाए जाते थे, जो भी एरिस्टोक्रेटिक्स लोग लगाया करते थे। किसके ऊपर? तो इन जो पीजेंट्स थे, इनके ऊपर एरिस्टोक्रेसी लोगों के पास पावर था। ये लोग क्या करते थे? ड्यूज लगा देते थे, ऑब्लिगेशन करते थे, तो उन्हें झेलना पड़ता था। फिर अगर आगे देखें तो क्या हुआ? द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड pauperism in the town of the country. So what happened there? The prices are going to be increased. क्या हुआ कि हर एक जगह पे जो भी फूड का प्राइस था वो भी इंक्रीज़ होने लगा, ठीक है। और इस वजह से, और क्यों इंक्रीज़ हो रहा था? क्योंकि बैड हार्वेस्ट था उस साल। क्या हुआ था? बैड हार्वेस्ट भी हुआ था। इस वजह से स्प्रेड होने लगा क्या? फूड प्राइसेस। इस वजह से अभी वहाँ पे हार्डशिप बढ़ने लगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिगर में ये है, ठीक है। देखिए हार्डशिप को जैसे दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखिए 1848 में क्या हुआ? वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज हुआ। क्या हुआ? मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एरिया में क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बॉट टू द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन द रोड। और इसकी वजह से, फूड शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जो पीपुल्स थे, लोग थे वहाँ के, पेरिस के पॉपुलेशन क्या थे? रोड पे आने लगे। कहाँ पे आने लगे? रोड पे आने लगे। रोडों पे वो लोग चलने लगे, स्ट्राइक करने लगे। दे वॉन्डरिंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट टू एट द रोड्स, ओके। सो नेक्स्ट, जो बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज द फोर्स टू फ्ली। देखिए क्या हुआ? जो बैरिकेड्स लगाए भी गए थे उन्हें क्या कर दिया गया? इरेक्टेड कर दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, उन्हें हर तोड़ दिया गया। और लुइस फिलिप जो था ना, लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, और लुइस फिलिप को फोर्स किया जाने लगा क्या करने के लिए? उसे हटाने के लिए फोर्स किया जाने लगा। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। नेशनल असेंबली जो था उसने प्रोक्लेम कर दिया इसे एक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। फिर क्या हुआ? देखें तो फ्रांस बिकेम द रिपब्लिक। फ्रांस क्या बन गया? एक रिपब्लिक बन गया। कैसे? सफ्रेज टू ऑल एडल्ट मेल्स एबव 21 ईयर। तो ये क्या करने लगे, ठीक है। देखो फ्रांस था वो क्या रिपब्लिक बनाने लगा। कैसे? सफ्रेज टू ऑल एडल्ट मेल्स, जो भी थे 21 ईयर्स से ऊपर के, उन सबको सफ्रेज करने लगा एज अ एडल्ट, ठीक है। नेशनल वर्कशॉप जो थे सेटअप टू प्रोवाइड इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए जाने लगे, ठीक है। ये हम देख सकते हैं स्ट्राइक वाला, जो भी स्ट्राइक उस समय हो रहा था उसका फिगर ये बनाया गया, पेंटिंग बोल सकते हैं, बनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सेल्सियन रिवोल्ट हुआ था वहीं पे, ये फिगर में दिखाया गया है सेल्सियन रिवोल्ट के बारे में। तो क्या हुआ था सेल्सियन रिवोल्ट, हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर इसका आउटकम क्या आया इस रिवोल्ट से, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सेल्सियन रिवोल्ट है, सेल्सियन एक जगह का जो नाम है, वहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था कब? 1845 में। कब हुआ था? 1845 में। तो देखते हैं क्या रिवोल्ट है। इशू क्या था वहाँ का? तो बिटवीन कॉटन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉटन वीवर। तो देखिए जो कॉटन को कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था कॉटन का, और जो कॉटन को वीव कर रहा था, वीविंग कर रहा था, जो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? इशू आ गया था। अब किस चीज़ की इशू थी? तो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड देम रॉ मटेरियल। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था? सप्लाई करता था रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स टू फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। क्या हुआ? जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सप्लाई करता था रॉ मटेरियल और उन्हें ऑर्डर देता था क्या करने के लिए? फिनिश करना, टेक्सटाइल को फिनिश करने के लिए, बट लेकिन वो क्या करता था जब ये करा लेता था उसके साथ साथ वो पेमेंट को रिड्यूस करने लगा, धीरे धीरे क्या करने लगा? पेमेंट को रिड्यूस करने लगा, ठीक है। अब जब पेमेंट को कोई रिड्यूस कर देगा तो भाई इसमें तो मतलब इशू होना ही होना है।
देखिए क्या हुआ था इशू। तो फिर क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। अब देखिए जो भी वीवर्स थे वे लोग एक क्राउड के रूप में आए और मार्च करने लगे और उन्होंने डिमांड किया क्या, हायर वेजेस, हमें ज़्यादा वेजेस चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा जो वेज हो उसे बढ़ाया जाए। देखिए फिर इसके बाद इसका आउटकम क्या आता है जब ये मतलब स्ट्राइक होने लगा, इसके बाद आउटकम क्या आया। तो आउटकम देखते हैं। वीवर्स डिमांडेड वर नॉट कंसिडर्ड। वीवर्स का जो भी डिमांड था वो कंसिडर नहीं हो पाया। और फिर दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। उन्हें क्या किया गया, उनको बहुत ही मतलब बुरी तरीके से ट्रीट किया गया और उन्हें ऐसे मतलब अल्टरनेटली उन्हें हटा दिया गया। ठीक है। 11 वीवर्स वर शॉट, और इसमें 11 वीवर्स को शॉट कर दिया गया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो कैसे रिवॉल्यूशन हुआ किसका, लिबरल्स लोग कैसे रिवॉल्यूशन कर रहे थे, कब, 1848 के समय। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था 1830 टू 48। तो 1830 के बारे में हम लोग पढ़ लिया, 1830s के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे 1848 के बारे में। तो उस समय क्या हुआ था, लिबरल्स का कैसा रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो ये देखते हैं कैसे रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो हु वर लिबरल्स, सबसे पहले ये बताया गया है कि लिबरल्स कौन थे। तो हु वर लिबरल्स, लिबरल्स कौन थे। लिबरल्स कंप्राइज्ड एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। क्या था, लिबरल्स जो थे वो कंप्राइज करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के तो लोग थे, बट वे क्या थे, एजुकेटेड भी थे। ठीक है। उसके साथ था जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हु लेड द रिवॉल्यूशन इन यूरोप। जो क्या करता था, यूरोप में रिवॉल्यूशन को लेड करते थे। ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ बताया गया है। हाँ, तो इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस हैड brought about the abdication of the march and the republic based on the universal male suffrage had been proclaimed। तो क्या हुआ उस समय, जो इवेंट्स था February 1848 का जो फ्रांस में हुआ था, उसने एक बॉट आया किया, क्या बॉट किया, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क के लिए एक एब्डिकेशन बॉट किया। ठीक है ना, लाया गया। और रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हैड बीन प्रोक्लेम। तो यूनिवर्सल मेल सफ्रेज को जो भी प्रोक्लेम किया गया। इसके साथ साथ देखते हैं तो इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोप के अलग पार्ट को देखें, एज जर्मनी, इटली और पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो इस एरिया को अगर हम देखें यूरोप के, और जो ये पार्ट है जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गए, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन को देखें, तो जो मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइन देयर डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। तो ये लोग क्या करते थे ना, जो भी मेन थे, वुमेन थी, ठीक है, जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, वे कंबाइन करते थे डिमांड्स, कुछ डिमांड्स रखते थे फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो था उसे कंबाइन करने के लिए जो मिडिल क्लासेस लोग थे, वे लोग क्या करते थे, डिमांड्स रखे। ठीक है ना। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands। तो उन्होंने कुछ एडवांटेजेस भी बताए ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, पुश करने, डिमांड्स को पुश करने के लिए कुछ अनरेस्ट पॉपुलर को एडवांटेजेस को भी ग्रो किया। ठीक है। अब देखिए, व्हेन डिड द रिवॉल्यूशन स्टार्ट, कब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और उसके बाद से व्हाट वाज द रीज़न फॉर रिवोल्ट, रिवोल्ट के लिए रीज़न क्या था। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हेन डिड रिवॉल्यूशन को कब स्टार्ट किया गया। तो रिवॉल्यूशन द पैरेलल टू द रिवोल्ट्स बाय पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन यूरोप इन 1848। तो 1848 में यूरोप में जो पैरेलली रिवोल्ट्स पीजेंट्स के द्वारा किए जा रहे थे, पीजेंट्स और वर्कर के द्वारा। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है अब ये रिवोल्ट्स, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द रिवोल्ट, तो रीज़न क्या था रिवोल्ट करने का। फिर अब रीज़न क्या था रिवोल्ट करने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये था। फिर एबोलिशन ऑफ मोनार्की हो गया था। उसके साथ साथ अचीव रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफ्रेज पे जो भी रिपब्लिक बेस्ड था उसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ था। अब जर्मनी केस, जर्मनी में क्या केस था, जर्मनी में क्या हुआ था, तो मिडिल क्लास पीपल केम टुगेदर, एक साथ आए इन अ सिटी फ्रैंकफर्ट में, वो लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं एंड वोटेड फॉर द ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो पूरे जर्मनी के लिए एक नेशनल असेंबली बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। इस वजह से इसे जर्मनी में ये केस हुआ था। फिर ऑन 18 मई को क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड द चर्च एट ऑफ सेंट पॉल। तो क्या होता है, 18 मई को जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मार्च किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के और उसे कन्वे किया चर्च सेंट पॉल तक, ठीक है। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो क्या हुआ, उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, क्यों, क्योंकि फॉर अ जर्मन हेडेड मोनार्की के लिए, और सब्जेक्ट किया क्या, पार्लियामेंट बनाया जाए, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ऑफर्ड द क्राउन फॉर फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, उन्होंने क्राउन बनाया, क्राउन ताज बनाया किसके लिए, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के लिए, मतलब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को राजा बनाया, किंग ऑफ द प्रशिया, जो प्रशिया का राजा भी था, बट रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज। अब यहाँ पे इनकी गलती यही थी कि इन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने इसकी अपोज में ही इसके अपोज में एक असेंबली को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए, द पार्लियामेंट कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट द मिडिल क्लास सपोर्ट। अब देखिए, जो पार्लियामेंट था उसने इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास का सपोर्ट था उसे भी खो दिया, ठीक है। उसके बाद इन द एंड में क्या होता है, ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। अब देखिए क्या हुआ, जो बाद में जो ट्रूप्स थे उन्हें बुलाया गया, ट्रूप्स को बुलाया गया, उसके बाद से असेंबली को क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यानी कि सेंट पॉल। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, चर्च ऑफ सेंट पॉल के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। अब देखेंगे वुमेंस पार्टिसिपेशन इसमें था, कैसे था, क्यों था। तो देखिए, वुमेंस का पार्टिसिपेशन भी था। फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, उन्होंने खुद का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था। फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, उन्होंने न्यूज़पेपर को भी फाउंड किया था, टेक पार्ट किया था, पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और डिमॉन्स्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने स्टिल डिनाइड सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, इलेक्शन ऑफ असेंबली के बीच समय उन्हें क्या कर दिया था, उनके राइट्स को क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। अब इस रिवोल्ट के इफेक्ट से पहले अभी हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, स्टेप टू अवॉइड अनदर रिजल्ट। तो अब जो ये रिवोल्ट हुआ था इसका इफेक्ट पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फेल्ड टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर को कंजर्वेटिव क्या करने लगे, फेल्ड हो गए और वे अपने मतलब ऑर्डर को पारी नहीं कर पाए, ठीक है। मोनार्क्स बिगेन टू रियलाइज द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन, मोनार्क्स जो थे उन्होंने शुरू कर दिया क्या, रियलाइज़ करना कि जो साइकिल रिवॉल्यूशन का साइकिल था उसे रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय द ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल्स नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। तो जो भी क्या हुआ था वहाँ पे कि ठीक है, रिप्रेशन कोड ओनली बी एंडेड, जो रिप्रेशन था वो उसको एक ही तरीके से एंड कर दिया जाता था, वो क्या था, बाय ग्रांटिंग कंसेशन, उन्हें कंसेशन ग्रांट किया जाए टू लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को कुछ कंसेशन ग्रांट किया जाए, इस वजह से तभी इसको रोका जा सकता था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या
कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए अवॉइड करने के लिए रिवोल्ट्स को। अब अलग आगे जो भी रिवोल्ट्स हों उन्हें रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो हेंस इन द ईयर्स ऑफ 1848 के जो ईयर था इसमें ऑटोक्रेटिक monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1814। तो 1815 में क्या हुआ था, जो ईयर था 1848, ठीक है। द ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो था ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप का, उसने शुरू कर दिया था इंट्रोड्यूस करना क्या, जो भी चेंजेस थे जो ऑलरेडी टेकन लिए गए थे किनके, वेस्टर्न यूरोप में 1815 में, उनको फिर से शुरू करने लगा, उसको फिर से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया। सो 1815 के समय लिए गए थे। सर्फडॉम जो था एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलाइज, जो सर्फडॉम था और बॉन्डेड लेबर था इसको भी क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। बोथ इन द हैब्सबर्ग एंड डोमिनियंस एंड इन रशिया। तो क्या हुआ, जहाँ पे हैब्सबर्ग में भी और डोमिनियन जो थे रशिया में, वहाँ पे भी मना कर दिया गया। द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर एटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867। तो जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे उन्होंने ग्रांट कर दिया ऑटोनॉमी को, कहाँ पे, हंगरियंस जो थे 1867 में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है पार्ट, जो टॉपिक है ये क्या है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली को कैसे बनाया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग देख, तो फिर आइए शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एंड इटली को कैसे बनाया गया, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कैसे बनाया गया। आफ्टर 1848 के बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे। जो नेशनलिज्म था यूरोप में वो बहुत ही दूर चला गया फ्रॉम इट्स एसोसिएशन। इसके एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन की वजह से ये बहुत दूर चले गए थे, ठीक है। अब देखेंगे जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वे ऑफन मोबिलाइज बाय द कंजर्वेटिव के द्वारा मोबिलाइज कर दिए गए थे फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। तो ये क्या करने लगे गए थे, इनको पहले तो मोबिलाइज कर दिया गया, क्या करने के लिए, प्रमोट करें किसे, स्टेट पावर्स जो थे अचीव कर सकें जिससे पॉलिटिकल डोमिनेशन को यूरोप में, ठीक है। फिर दिस कैन बी observed in the process by which Germany and Italy came to be unified in the nation states। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस था जर्मनी और इटली को यूनिफाई करने का, नेशन स्टेट के बनाने के लिए बस एकमात्र सहारा था, ठीक है। इस वजह से ऐसा किया गया। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद से जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो पूरे मिडिल क्लास जर्मन में फैलने लगी, ठीक है। और 1848 में क्या, दे ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन के डिफरेंट रीजन को क्या करना, यूनाइट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और कन्फेडरेशन इनटू द नेशन स्टेट में कन्फेडरेशन भी रखे जाने लगे, गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा जो गवर्न किया जाता था। दिस लिबरल, जो ये लिबरल्स थे वो रिप्रेस किए जाने लगे बाय द मोनार्की एंड मिलिट्री और मिलिट्री के द्वारा क्या किया जाने लगा, रिप्रेस किया जाने लगा। सपोर्ट बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स के द्वारा, जिन्हें जंकर्स भी बोलते हैं, जो प्रशिया में लोग रहते हैं, तो प्रशिया के लोगों को लार्ज लैंड ओनर्स को जंकर बोलते हैं, वे लोग भी सपोर्ट करने लगे। अब देखिए जो प्रशिया था उसने टूक किया, क्या चीज़ टूकअप किया, प्रशिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो लीडरशिप जो भी था प्रशिया ने टूक किया लीडरशिप का, किसे, मूवमेंट जो भी नेशनल यूनिफिकेशन के लिए लीडरशिप किसने टूक किया, प्रशिया ने टूकअप किया। तो एज अ लीडर प्रशिया वर्क कर रहा था। तो यूनिफिकेशन वाज डन बाय द कंजर्वेटिव्स के द्वारा यूनिफिकेशन लाया गया, ठीक है ना। यूनिफिकेशन किसके द्वारा लाया गया, तो कंजर्वेटिव्स के द्वारा। जो प्रशियन चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्च, वो क्या था, आर्किटेक्ट था प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी को यूनिफाई करने का मेन आर्किटेक्ट कौन था, ओटो वन बिस्मार्च के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा हमें। ये क्या था, प्रशिया ने स्टार्ट कर दिया था क्या, अ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन अंडर ओटो वन बिस्मार्च के अंडर में प्रशिया ने स्टार्ट कर दिया था क्या, मूवमेंट और नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए। इसके अंडर में कुछ स्ट्राइक वगैरह फिर मार्च वगैरह स्टार्ट कर दिया गया था कि 3 years
3 वॉर्स ओवर 7 ईयर, 7 सालों में 3 वॉर्स हो गया विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। इंडेड प्रशिया विक्ट्री एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और इसने क्या किया था, विक्ट्री को पूरा कंप्लीट किया, एंड किया, उसके बाद से इसने कंप्लीट कर दिया किसे, यूनिफिकेशन का जो भी प्रोसेस था, ठीक है। प्रिंसेस and the other people of the German state chief of Prussia Bismarck gathered in the Hall of the Mirrors in the Palace of Versailles, January 1871, to proclaim German Empire headed by the Kaiser William I of Prussia। तो देखिए क्या हुआ, प्रिंसेस जो थी और जो और लोग थे वो लोग गैदर हुए कहाँ पे, चीफ प्रशिया जो था, और उसके साथ साथ बिस्मार्क भी गैदर हुआ कहाँ पे, एक हाल मिरर था। हाल मिरर भी मैं फिगर दिखा रहा हूँ, तो हाल मिरर में ये लोग जो था एक पैलेस का, वर्सलिस का पैलेस, वहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं कब, जनवरी 1871 में, और प्रोक्लेम करते हैं जर्मन को एज अ जिसे रूल करेंगे कौन, कैसर विलियम फर्स्ट, जो कि है प्रशिया के, ठीक है। तो ये था हॉल ऑफ मिरर, ये मिरर वाला हॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये सब किया गया था, ठीक है। अब द नेशन बिल्डिंग प्रोक्लेम इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड अ डोमिनेंस ऑफ प्रशिया स्टेट पावर। तो क्या हुआ था, जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था जर्मनी के पास, उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था डोमिनेंस का प्रशिया में स्टेट पावर को, ठीक है। द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन, जो नया स्टेट का प्लेस था वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करता था किस पे, ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बेकिंग करने में, ठीक है। उसके साथ साथ लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी को में भी हेल्प किया, ठीक है ना। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, प्रशिया ने क्या थे, प्रशिया ने उन्होंने मेज़र करने लगा और प्रैक्टिसेस करने लगे फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए, उन्होंने मेजर्स भी करने शुरू कर दिया और प्रैक्टिसेस भी करना शुरू कर दिया। अब कैसे इटली यूनिफाई होता है तो देख लेते हैं, इटली कैसे यूनिफाई हुआ। तो ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। अब देखिए भाई 19th सेंचुरी का समय चल रहा है, उसमें क्या हो गया, इटली डिवाइड हो जा रहा है 7 स्टेट्स में। अचानक की बात है, बताइए डिवाइड होने की क्या बात थी। तो ओनली सार्डिनियन पिडमोंट जो था वही रूल किया जाता था इटालियन प्रिंसली स्टेट। तो इसी के द्वारा ये क्या रूल किया जाता था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पॉप के द्वारा सेंटर को रूल किया जाता था। सभी तरीके के सभी चारों तरफ से सब कवर है। द साउथर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो किंग का जो स्पेन का जो किंग था बर्बन, उसके अंडर में कौन सा था पार्ट, साउथर्न रीजन था, ठीक है। इसके साथ साथ देखें इवन द इटालियन लैंग्वेज, अगर इटालियन लैंग्वेज की बात करें, हैड अ रीजनल एंड लोकल वेरिएशन भी यहाँ पे थे, ठीक है। अब देखिए गुजी मैजनी कैसे हेल्प करते हैं इसके फॉर्मेशन में, तो देखते हैं। मैजनी सॉट टू पुट टुगेदर अ क्लियर प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक 1831 एंड 1841। तो इन्होंने क्या किया था, गुजिम मैजनी थे ना, ये एक साथ मिलके क्या किया था, प्रोग्राम्स बनाए थे फॉर यूनिटी करने के लिए कैसा, इटालियन रिपब्लिक्स को, ठीक है। फिर फॉर्म अ सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इन्होंने कई सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जैसे कि यहाँ पे बनाया था यंग इटली इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये है गुजिम मैजनी, यहाँ पे इनकी फिगर दी हुई है, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फिगर में कौन है उनके नाम बताइए, ये हमारे प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे याद रहना चाहिए। तो आफ्टर हिज फेलर, इनके फेलर के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल ऑन विक्टर इमैनुअल। अब देखिए जब ये फेल हो गए तो इसके बाद से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी गई किसके पास गई, विक्टर इमैनुअल सेकंड के पास, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ था फिर, विक्टर इमैनुअल साहब ने क्या किया। तो इन द ईयर ऑफ द रूलिंग के समय इनके इलाइट्स ऑफ हिज दिस रीजन, इस रीजन का इलाइट फैलने लगा। यूनिफाइड इटली जो था, सॉरी हाँ, जो यूनिफाइड इटली था अटर्ड एंड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेंस।
पॉलिटिकल डोमिनेंस का जो डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो किसकी पॉसिबिलिटी में आने लगी, इटली ऑफर करने लगा उनके लिए। ठीक है, अब देखिए चीफ मिनिस्टर कैवर जो थे, तो जो चीफ मिनिस्टर कैवर करने लगे, लेड करने लगे मूवमेंट, जो भी यूनिफाई करने का, इटली को यूनिफाई करने का जो भी मूवमेंट था, उसे किसने लेड किया, चीफ मिनिस्टर कैवर ने। और उन्होंने ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी, ना ही एक रिवोल्यूशनरी थे, नॉर अ डेमोक्रेटिक, ना ही एक डेमोक्रेटिक थे। ही वॉज अ डिप्लोमेट, ये क्या थे, एक डिप्लोमेट थे। ही इंटर्ड द इनटू द अलायंस विद द फ्रांस एंड सक्सीड इन द डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। तो इन्होंने क्या किया, ये कब एंटर हुए थे, अलायंस के साथ, फ्रांस के अलायंस के साथ, और सक्सेस भी हो जाते हैं किसमें, डिफीट करने में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। ठीक है, 1859 में। कैवर क्या कहते थे, वॉज हेल्प बाय ए लोकल लीडर नोन गुजिब गैरिबल्डी एंड हिज आर्मी ऑफ पिजेंट्स रेड सर्ट। तो रेड सर्ट मतलब ये जो कैवर थे, कैवर किसके द्वारा हेल्प किए जा रहे थे, एक गुजिब गैरिबल्डी के द्वारा, जो क्या थे, एक आर्मी, पिजेंट्स की आर्मी थी, और जिसका नाम था रेड सर्ट। ठीक है, ये थे हमारे कैवर सर ये थे हमारे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद से अब गुजिब गैरिबल्डी की एंट्री होती है, इसके बाद से हमारे तब यूनिफिकेशन पूरा होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं गुजिब गैरिबल्डी के बारे में। तो गुजिब गैरिबल्डी जी क्या करते हैं, ये 1833 ही मेड मैजनी एंड ज्वाइन यंग इटली मूवमेंट। तो गुजिब गैरिबल्डी मेट करते हैं गुजिब मैजनी के साथ, दोनों लोगों का नाम सेम है, गैरिबल्डी ये हैं, गुजिब मैजनी हमने ऊपर पढ़ा ठीक के बारे में। तो ये उनके साथ मिलते हैं और यंग इटली मूवमेंट बनाते हैं। ठीक है, कब, 1855 में। देखिए क्या करते हैं, ही पार्टिसिपेटेड इन अ रिपब्लिकन अपराइजिंग पिडमोंट इन 1834। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं जो रिपब्लिकन अपराइजिंग था 1834 में। ठीक है, इन 1855 ही सपोर्टेड विक्टर इमैनुअल सेकेंड को भी सपोर्ट करते हैं, हिज एफर्ट टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। का एफर्ट था क्या करना, यूनिफाई कर सकें जो इटालियन स्टेट्स हैं। इन 1860 ही लेड द फेमस एक्सपेंडिशन टू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सोशलिज विद द रेड सर्ट आर्मी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेड किया 1860 में फेमस एक्सपेंडिशन जो था साउथ इटली में, और किंगडम ऑफ द टू सेलेसिस, दो सेलेसिस का जो किंगडम था, जो किसके द्वारा से हेड किया जाता था, रेड सर्ट आर्मी के द्वारा। ठीक है, 1867 ही लेड द आर्मी ऑफ द रोम। इन्होंने क्या किया, 1867 में रोम की आर्मी को ज्वाइन किया फॉर द पैपल स्टेट विच वेयर फ्रेंच गैरिसन वॉज स्टेशन, जहाँ पे फ्रेंच गैरिसन खड़े मतलब स्टेशन थे। इन 1870 फ्रांस विथड्रू इट्स ट्रूप्स एंड पैपल स्टेट्स विद फैमिली वेर फाइनली ज्वाइन टू इटली। जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 1870 में फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया अपने ट्रूप्स को और ज्वाइन कर लिया पैपल स्टेट्स जो थे इटली के। तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये हैं गैरिबल्डी। इन 1860 की बात करें तो द आर्मी, रेगुलर ट्रूप्स एंड आर्म वॉलंटियर्स अंडर गैरिबल्डी मार्च्ड इन साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सोसाइटीज़। तो क्या हुआ, सोलिसिस। ठीक है, 1860 में जो आर्मी थी, रेगुलर ट्रूप्स थे, वो आर्म वॉलंटियर्स के साथ अंडर गैरिबल्डी के द्वारा मार्च किए गए और इनटू साउथ इटली में, साउथ इटली और द किंगडम था टू सिलेसियस में। ठीक है, दे सक्सीड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पिजन। वे क्या हो गए, सक्सीड हो गए किस में, किससे विनिंग करने में, जो लोकल पिजेंट्स से उनको उनके सपोर्ट को पाने में भी हेल्प आ गया। ठीक है, इन अंडर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, जो क्या कर सके, ड्राइव कर सके स्पेनिश रूलर्स को। ठीक है, देखिए 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड थे, वो फाइनली प्रोक्लेम एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो 1861 में अब यूनाइटेड इटली के ये विक्टर इमैनुअल सेकेंड क्या बने, किंग बन गए। ठीक है, हाउ एवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन एमंग हु
सॉरी, हाँ। सो हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन जो थे अमंग हु रेट्स द इलिटरेसी को जो रेट्स करते थे वर वेरी हाई थे और रिमेन वो क्या कहते थे, रिमेन थे ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये क्या थे, रिमेन ब्लिसफुली वे लोग रहने लगे और अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो पीजेंट्स थे वे मैसेजेस करने लगे हु हैड सपोर्ट द गैरिबल्डी को सपोर्ट किए थे इन साउथर्न इटली में, हैड नेवर हेड इटालिया एंड बिलीव द लाटिलिया वॉज विक्टर इमेनुअल्स वाइफ। जो बिलीव करने लगे क्या, टालिया को एज अ विक्टर इमेनुअल्स की वाइफ की तरह। तो ये हम लोग देख सकते हैं इनके फिगर को, ये थे विक्टर इमेनुअल सेकंड। ठीक है, ये बने एक इटली की, यूनाइटेड इटली के राजा। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या था। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें इससे भी मोटिवेशन मिलता है। आप जो भी अगर क्यूरीज़ वगैरह हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको PDF वगैरह की ज़रूरत है या फिर आप इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स फ्री मिलेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर भी फ्री मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।